हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट, जिसमें मैं आपको डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर को कवर करवा रही हूँ। इसका एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसमें हमने पूरा इंट्रोडक्शन समझा था, साथ ही साथ जो एडजस्टमेंट थे उसके वो भी समझ लिए थे। जो एडजस्टमेंट मैंने उसमें समझाए थे वो सेम वैसे ही हैं जैसे हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़े थे। जैसे हमने गेनिंग शेयर निकालना या अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करना, रिजर्व का, प्रॉफिट एंड लॉस का, सबका एडजस्टमेंट सेम वैसा ही है डेथ ऑफ पार्टनर में जैसा हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ा था। तो आज यहाँ पर मैं जो उसका अगला एडजस्टमेंट बताने वाली हूँ वो कौन सा एडजस्टमेंट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द ईयर ऑफ डेथ। हम यहाँ पर ये एडजस्टमेंट को समझने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और लाइक भी ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, सपोज क्या, हमें तो पता ही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, हम 1 अप्रैल को हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कर देते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म है, इसलिए ये पार्टनरशिप फॉर्म आखिरी में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है, ये भी हमें पता है। चूँकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर, तो हमें पता नहीं है, डेथ अनसर्टेन होती है, कभी भी हो सकती है। सपोज कर लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर थे, इनका रेशो था 3:2:1 और जो C है इसकी डेथ हो गई। इसकी डेथ हो गई, कब हो गई इसकी डेथ? इसकी डेथ हो गई 30 जून को इसकी डेथ हो गई। ठीक है ना। अब अकाउंटिंग ईयर है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का और 30 जून को इसकी डेथ हो गई। मतलब जब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था उसके 3 महीने बाद ही इसकी डेथ हो गई। अब क्या होगा, ये तीनों पार्टनर हैं, इनका शेयर दिया हुआ है, C की डेथ हो गई है। अब 2 कंडीशन यहाँ पर बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी कि या तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया जाए, कब तक का? 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का, 3 मंथ का हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दें। ठीक है, किसका? तीनों पार्टनर्स का। मतलब क्या करें, जितना भी हमारा एडजस्टमेंट जो हमें करना होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय वो कर लें, और 3 महीने का तीनों पार्टनर्स अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस निकलता है उसे रख लें। ठीक है, हम या तो ये कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम 3 महीने का P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए हमें सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, हमें सारे रिजर्व निकाल के देखने पड़ेंगे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी, हमें सब चीज़ें करके देखनी पड़ेगी। तो ऐसा पॉसिबल है क्या सिर्फ 3 महीने के लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाए? मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो क्या एंट्री हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A is capital account, B is capital account and C is capital account। ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये एंट्री हो जाएगी। यदि P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट निकलता है तो तीनों पार्टनर्स जो भी थे उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लॉस होता है तो इसके अपोजिट एंट्री हो जाएगी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ऐसा पॉसिबल होना मुश्किल है। तो क्या किया जाता है कि जो सेकंड मेथड है उसके बेसिस पर काम किया जाएगा। अब सेकंड मेथड क्या होती है, इसमें P&L मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो किस बेसिस पर निकाला जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ एस्टिमेट। ठीक है ना, एस्टिमेट लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। पहला अनुमान क्या लगाया जा सकता है और दूसरा अनुमान क्या लगाया जा सकता है? इसमें भी 2 मेथड हैं। हमने यहाँ पर तो क्या किया, 3 महीने का ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के खेल ख़त्म कर देना था, लेकिन बहुत सी जगह मैंने बताया ये मेथड फॉलो नहीं की जाती है।
तो 3 महीने का हिसाब लगाने के लिए हम इसकी सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ एस्टीमेट। तो पहली इसमें क्या होता है, एस्टीमेट ऑन बेसिस ऑफ टाइम, और दूसरी होती है एस्टीमेट ऑन बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, इन 2 मेथड से भी क्या किया जा सकता है, इन 3 महीनों का हिसाब किताब निकाला जा सकता है। अब आप बोलेंगे मैडम कैसे, तो अब इसे हम देख लेते हैं कि हम एस्टीमेट मतलब एक अनुमान लगाने के आधार पर, हमने या तो हम टाइम के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं और या हम सेल्स के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। तो अब हम वो कैसे करेंगे, तो ये आप समझ गए ना, 2 मेथड हैं। ये है मेथड 1, ठीक है, जिसमें हमने क्या किया है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है 3 महीने का। और ये है मेथड 2 कि हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहे हैं और हम एस्टिमेटेड मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, एस्टिमेटेड मेथड में भी 2 मेथड होती है। पहली तो मैंने बता ही दी, तो पहली हम समझ लेते हैं कि पहली मेथड क्या होती है। इसको मैं पूरा ही मिटा देती हूँ ताकि अपन अच्छे से समझ लेंगे। पहला क्या है, एस्टिमेट बेसिस ऑन टाइम। अब टाइम के बेसिस पर एस्टिमेट करना क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो लास्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है ना, लास्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है उसको आधार मानकर, जो ABC 3 पार्टनर थे, यहाँ पर मैंने मिटा दिया, ABC 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो था 3:2:1 और C की क्या हो गई थी, डेथ। तो हम क्या करते हैं, ऑन बेसिस ऑन टाइम के अनुसार लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसके आधार पर C के जो एग्जीक्यूटर है या जो C का हेयर है उसको हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब C के एग्जीक्यूटर और हेयर को पेमेंट करने के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है वो था 2 लाख। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा लास्ट ईयर प्रॉफिट, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख। यहाँ पर कब डेथ कब हो गई, 30 जून को डेथ हो गई, और अकाउंटिंग ईयर अब कब स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 30 जून कितने हो गए, 3 मंथ। तो मैं यहाँ पर 3 मंथ का उसका शेयर कितना है, इंटू 1/5। अब हम इसे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। तो 2 लाख का 3 मंथ का, ठीक है ना, 2 लाख का 3 मंथ का, और उसका शेयर कितना है 1/5, तो ये आ जाएगा 10,000। तो 3 मंथ का 10,000 के हिसाब से उसे देकर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ में आ गया। या तो ऐसा पहला मेथड है, इसमें भी टाइम के अनुसार कि मैं पहली है यह है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हो, या हो सकता है दूसरी मेथड के अनुसार लास्ट 2-3 सालों का प्रॉफिट दिया हो। तो यदि 2-3 सालों का प्रॉफिट दिया होगा तो आप क्या करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर आपने तो क्या करा, 3 महीने का उसका जो शेयर था उसके लिए निकाल लिया। और लास्ट 2-3 सालों का दिया होगा तो आप क्या करेंगे, तो उनको प्लस करके जितने ईयर हैं उससे डिवाइड करके आप क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, और फिर उसका 3 महीने का उसका जो 1/5 है उसके हिसाब से उसको शेयर कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड होती है, एस्टिमेटेड बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसी में सेकेंड मेथड होती है एस्टिमेटेड बेसिस ऑफ सेल्स। अब इसमें क्या होता है, पिछले साल की जो सेल्स है उसके आधार पर हम क्या करते हैं, परसेंट निकाल लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है पिछले साल की सेल्स का। इसमें भी हम सपोज कर लेते हैं जो लास्ट ईयर है, जिस साल उसकी डेथ हुई है, उससे पिछले वाले साल कितना प्रॉफिट हुआ था। हमें पता ही रहेगा कितनी सेल्स हुई थी और उस पर कितना प्रॉफिट होगा, ये तो हमने पिछले साल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया ही होगा ना, तो उसमें हमें पता ही होगा। तो हम सपोज कर देते हैं लास्ट ईयर सेल सपोज 10 लाख की है, ठीक है, और इस पे हमें लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है 2 लाख। 2 लाख हुआ है। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप परसेंटेज, 2 लाख का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, डिवाइडेड बाय 10 लाख की हमारी क्या हुई है, सेल हुई है, और इनटू 100।
जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 30 से 30 चलेगा, 20 से 20 चलेगा, 10 से 10 चलेगा, तो 20% हमारे प्रॉफिट हुआ है किस पे, सेल्स पे। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर का हमने देख लिया कितना हमें प्रॉफिट हुआ था। अब इस 20% को हम माइंड में रखकर हम जो ये 3 महीने 1 अप्रैल से 30 जून तक की जो सेल्स हुई है, क्योंकि सेल्स तो आपको सेल्स अकाउंट भी जो तैयार करते हो उससे पता चल जाती है कि 3 महीने की सेल कितनी हुई है। तो 3 महीने की सेल तो आपको पता चल ही जाएगी कि 1 अप्रैल से 30 जून को उसकी डेथ हुई थी तब तक की कितनी सेल हुई थी। तो ये 3 महीने की सेल निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पर भी हम सपोज कर लेते हैं कि जो 3 मंथ की सेल है, सेल ऑफ 3 मंथ, वो भी हुई है 2 लाख रुपीज़। ठीक है ना, ये 3 मंथ की सेल कितनी हुई है, 2 लाख रुपीज़। हम प्रॉफिट कितना है हमें पता है पिछले साल का, परसेंट में 20%। तो यहाँ पर हम इसका 20% निकाल लेंगे। ये कितनी है, 3 मंथ की सेल है सभी की, तो जब हम इसका 20% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है ना, एक बार करके देख लेते हैं। 2 लाख का 20% 40,000। अब ये 40,000 क्या हो गया, 40,000 हमें उस समय का प्रॉफिट का परसेंट पता चल गया। अब इसका शेयर कितना है, 1/5। तो 40,000 का जो डिसीज पार्टनर है उसका शेयर दे देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, उसका शेयर आ जाएगा 8,000। ये किसके बेसिस पर हमने एस्टिमेट लगाया है, ये हमने लगाया है सेल्स के बेसिस पर, और ये था टाइम के बेसिस पर। अच्छी मेथड सेल्स वाली कही जाती है, इसलिए कही जाती है क्योंकि इसके अनुसार जब आप पेमेंट करते हो डिसीज पार्टनर को तो उसमें ये रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ठीक है ना, जो सेल्स थी, जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, उसका जो परसेंट था उस बेसिस पर हमने तुम्हें पेमेंट कर दिया। ठीक है ना, अब ये चीज़ें करने के बाद हमें पता चल गया कि कितना इसमें, यदि हमने इस बेसिस पे निकाला टाइम बेसिस पे, तो हमें पता चल गया कि 10,000 मिलेगा। इस बेसिस पे पता चल गया हमें 8,000 मिलेगा। ठीक है, अब इनकी एंट्री करनी पड़ती है हमें, क्योंकि हमारे अकाउंट्स में जब हम पेमेंट कर देंगे किसको, डिसीज पार्टनर को, जब हम पेमेंट कर देंगे तो हमें बाद में जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, जो बचे हुए 2 पार्टनर हैं, जो A और C बचे हुए 2 पार्टनर हैं, जब लास्ट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये जो पेमेंट कर रहे हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ पेमेंट किया था। तो इसके लिए वो क्या करेंगे, अभी टेम्परेरी बेसिस पर एक अकाउंट खोलेंगे। कौन सा अकाउंट कहलाएगा वो, मैं आपको इसको बता देती हूँ, इसको मैं मिटा देती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा अकाउंट खोलेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोलेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लास्ट में खुलता है, लेकिन चूंकि ये बीच में हम पैसा दे रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम एक अकाउंट खोलेंगे, उसे कहा जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पर भी 2 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये बनेगी कि जो बचे हुए पार्टनर हैं वो अपना जो रेशो है, पुराना रेशो 3:2, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। व्हेन रिमेनिंग पार्टनर does not change their profit sharing ratio। ठीक है, वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो भी पैसा देना था, हम सपोज कर लेते हैं कि हमने सेल्स बेसिस पर एस्टिमेट किया है और 8,000 रुपये देना है किसको, सी को। अब हमने यहाँ क्या लिखा, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर डज नॉट चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब जो बचे हुए पार्टनर है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं, और जो प्रॉफिट हुआ है इन 3 महीनों में, मतलब हमें ये पता चल गया है कि जो अभी 3 महीने हमारे पास थे, जब तीसरे पार्टनर की डेथ हुई है तब तक प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या बन गई, इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो सबसे पहले क्या एंट्री होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब आप बोलेंगे मैडम ये सस्पेंस अकाउंट क्यों खोल दिया आपने। बच्चों, जब बीच में हम किसी को पैसा देंगे तो हमें बताना पड़ेगा लास्ट में जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे कि हमने ये पैसा किसको दिया है। तो यहाँ पर हमें P&L सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और जिस पार्टनर को पैसा दे रहे हैं, टू डिसीज पार्टनर, है ना, मतलब इसमें मैं सी का नाम लिख देती हूँ, ये सी है।
ठीक है ना, अकाउंट क्रेडिट। तो उसको जितना भी पैसा दे रहे हैं, सपोज हम 8000 दे रहे हैं, तो उसे हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर अकाउंट क्रेडिट, है ना। अब इसे जब लास्ट में जब इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जो पैसा दिया है, ठीक है ना, प्रॉफिट है, हमने पैसा दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इसे कहाँ पर शो करना पड़ेगा, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को, इसको हमें शो करना पड़ेगा एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि लास्ट में तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ही बनेगा ना, उसमें डेबिट साइड, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यदि लॉस हो जाता है, इन द केस ऑफ लॉस, यदि लॉस हो जाता है तो यही एंट्री उल्टी हो जाएगी, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस शीट में, इसे लिखेंगे लायबिलिटी साइड, ठीक है, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ये कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन है जब रिमेनिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं कर रहे हैं, 3:2 में ही वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रख रहे हैं। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन भी बन सकती है, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भैया उनको नहीं करना अब 3:2 में, है ना, अब उनको चेंज करना है, सपोज उनको 1:1 में करना है, ठीक है ना। अब उनको चेंज करना है, तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, यदि प्रॉफिट होता है, इन द केस ऑफ प्रॉफिट, तो यही एंट्री बन जाएगी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर एक एंट्री और बनेगी, ठीक है ना, मैं इसको मिटा देती हूँ। कौन सी एंट्री बनेगी, एक एंट्री और बनेगी, पहली एंट्री तो यही हो गई, और दूसरी एंट्री बनेगी गेनिंग कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्योंकि भैया जब वो चेंज करेंगे तो क्या होगा ना, कि गेन तो होगा, क्योंकि ये एक तो ये इसका जो शेयर है वो भी मिल जाएगा, दूसरा इनके जो चेंज होंगे शेयर उसके हिसाब से तो इनको गेनिंग होगी, एक को गेनिंग होनी है, तो जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर देंगे और जो पीएनएल सस्पेंस अकाउंट है उसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों को मिलाकर ये दो एंट्री बन गई। अब इन दोनों को मिलाकर चाहे आप तो एक ही एंट्री कर सकते हैं। मैं इसको काट देती हूँ, इसको काट देती हूँ, तो यहाँ पर मेरी एंट्री बन जाएगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये तो एक ऑप्शनल है, आपको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। ये जो एंट्री है ये करना ज़रूरी नहीं है, ये तो इन दोनों को, यदि आप दो एंट्री नहीं करना चाहते हो और एक ही एंट्री करना चाहते हो तो ये एंट्री कर सकते हो। इसी तरह यदि लॉस हो जाता है, ये तो हमने प्रॉफिट आपने नोट कर लिया ना, ये तो ये प्रॉफिट हो गया। इसी तरह यदि लॉस हो जाता है तो लॉस में क्या होगा, अभी हमने करी थी उल्टी एंट्री, क्या करा था हमने अभी उल्टी एंट्री में, डिसीज पार्टनर, ये तो केस ऑफ लॉस, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये लॉस हो गया। अब जब लॉस हो गया तो मैंने बता ही दिया ना, इसे लायबिलिटी साइड लिखेंगे लास्ट में, कहाँ पर, बैलेंस शीट में, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब इसमें एक और एंट्री होगी, इसमें भी क्या एंट्री होगी, जो हमने पहले की थी उसी की अपोजिट एंट्री हो जाएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, ठीक है। इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी हम एक एंट्री कर सकते हैं, इसको और इसको मैं काट देती हूँ और एक एंट्री कर दो आप, डिसीज
पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। क्लियर? इस तरह से यहाँ पर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे किसका, जब पार्टनर की डेथ हो गई है उतने टाइम पीरियड का। एक ही वीडियो में मैंने आपको पूरा बहुत अच्छे से बता दिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अब इसके लास्ट के 2 एडजस्टमेंट और बचे हैं, उसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।